दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी का जो पेड होने जा रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए तीसरा टेस्ट नंबर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो नए हैं व्यूअर वो पिछले के 2 टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में फ़ायदा मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर किस नंबर के हैं? तो ये आरबीआई के हैं 25वें नंबर के गवर्नर। अब यहाँ आरबीआई आया है तो इसके बारे में हम जान लेते। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। पूछा जाए भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारत का केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक कौन है, तो आरबीआई है। आरबीआई के द्वारा ही भारत सरकार के अंतर्गत जो भी मुद्रा निर्गत की जाती है, मुद्रा जारी की जाती, वो मुद्रा जारी करने का काम कौन करता? आरबीआई करता है। और भारत में मुद्रा की मौद्रिक स्थिरता बनी रहे तो मौद्रिक स्थिरता को भी आरबीआई के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। और आरबीआई भारत की क्रेडिट जो सिस्टम है उसको भी मेंटेन करता है। कुल मिलाकर के आरबीआई केंद्रीय बैंक है और यह भारत सरकार का बैंक है। और साथ ही बैंकों का बैंक पूछे तो बैंकों का बैंक भी कौन है? आरबीआई है। जो अन्य बैंक हैं उसको कर्ज लोन भी आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। भारत में आरबीआई की बात की जाए तो आरबीआई की स्थापना किसके द्वारा? एक हिल्टन यंग कमीशन 1926 में अंग्रेजों के काल में बनता है। और इसके पहले अगर आप जाओगे तो अम्बेडकर साहब ने एक बुक लिखी थी, उसमें भी आरबीआई का कॉन्सेप्ट देखा जा सकता है। उस बुक का शीर्षक था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इसी पे अम्बेडकर साहब ने रिसर्च किया था। आगे इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन नामक पुस्तक अम्बेडकर साहब के द्वारा लिखी गई थी। और इसमें सबसे पहले आरबीआई का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। फिर अंग्रेजों के द्वारा, जैसा कि हमने बताया, 1926 में कौन सा आयोग बनता? हिल्टन यंग कमीशन का गठन किया जाता है। और आगे चल करके आरबीआई एक्ट 1934 कब? 1934 पारित किया जाता। और इसी के अंतर्गत 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च एक वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। और जब आरबीआई की स्थापना होती है तो इसका जो हेडक्वार्टर्स था वो कोलकाता था। कहाँ? कोलकाता। और इसका हेडक्वार्टर्स 2 साल बाद 1937 में परिवर्तित करके कहाँ लाया जाता? मुंबई लाया जाता है। और आरबीआई जो है यह बांग्लादेश, पाकिस्तान और जब तक म्यांमार बर्मा अलग नहीं हुआ था तब तक यह म्यांमार यानी बर्मा इसे कहा जाता था, तो म्यांमार बर्मा के केंद्रीय बैंक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जब आरबीआई की स्थापना हुई तो मुख्यालय इसका कहाँ था? तो कोलकाता था। कहाँ था? कोलकाता। आगे चल करके 1949 में आरबीआई का क्या किया जाता है? राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और फिर 1969 में 14 बैंकों का अन्य राष्ट्रीयकरण होता। 1980 में 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अब आरबीआई अपना कार्य संचालन कैसे करती है? तो आरबीआई जो कार्य संचालन करती है उसमें होता सीबीडी। और सीबीडी को कहा जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसी को क्या कहा जाता? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से जाना जाता है, डायरेक्टर्स। तो सीबीडी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। और सीबीडी में आप देखेंगे, सीबीडी में कौन कौन मेंबर शामिल होते और इनका कार्यकाल पूछा जाए तो 4 साल का कार्यकाल होता है। इसमें 1 होता है गवर्नर और 4 होते हैं
उप गवर्नर, 4 क्या होते उप गवर्नर होते हैं, और 2 होते हैं वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि, 2 होते हैं वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि, और 4 होते हैं डायरेक्टर्स। जो 4 डायरेक्टर्स हैं जो क्षेत्रीय जोनल इसके मुख्यालय हैं वहाँ से लिए जाते, और 4 कौन हमने कहा 4 इसके जो होते हैं उनको डायरेक्टर्स कहा जाता। और इसके 4 समझिएगा, ये भारत है तो ये कोलकाता में एक क्षेत्रीय इसका जोन है, और एक मद्रास में है, एक बॉम्बे में है, एक आपका उत्तर भारत का दिल्ली में है। तो चारों जगह से एक एक क्षेत्रीय कार्यालयों से एक डायरेक्टर चुना जाता। तो 4 ये हो गए। तो आप फिर से अब काउंट करिए, 1 हमने कहा गवर्नर, और 4 हो गए डिप्टी गवर्नर, और उसके बाद 2 हमने कहा वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि। तो टोटल हो गए कितने 4, 2, 6, 1, 7, और हमने लास्ट में हमने कहा कि 4 जो होंगे वो क्या होंगे, चारों क्षेत्रीय कार्यालयों के डायरेक्टर लिए जाते हैं। तो टोटल कितने मेंबर बन जाएगा, यानी CBD जो बनता है, अब टोटल कर लीजिए 4, 1, 5, 2, 7, 4, 11, टोटल 11 सदस्यों का CBD होता, जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जाना जाता है। अब अन्य कुछ बातों की बात कर लेते हैं कि RBI का पहला गवर्नर पूछा जाए तो कोई आप कॉमन सेंस लगाइए कि 1935 में इसकी स्थापना हो रही है, तो कोई झंडू बाम अंग्रेज ही होगा। तो 1935 से लेकर 37 सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। कौन? सर ओसबॉर्न स्मिथ। लेकिन पहला भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो याद रखिएगा CD देशमुख ये आपके पहले भारतीय गवर्नर थे। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए एकमात्र PM जो RBI का गवर्नर रहा है तो कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। ये ध्यान रखिएगा, मनमोहन सिंह जी थे जो PM भी रहे हैं और RBI के गवर्नर भी रहे हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाए सबसे लंबा कार्यकाल या सबसे ज़्यादा लंबे समय तक RBI का रहने वाला गवर्नर कौन था? तो वो था बेनेगल रामराव सबसे ज़्यादा लंबे समय तक था। और सबसे कम समय तक पूछा जाए तो अमिताभ घोष ये सबसे कम समय तक RBI के गवर्नर रहे हैं। इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला क्या कोई गवर्नर बनी, तो आपको लगेगा बनी, लेकिन गवर्नर कोई अभी तक महिला नहीं बनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा पहली महिला उप गवर्नर बनी है, और पहली महिला उप गवर्नर जो बनी है उसका नाम क्या है? तो उसका KJ उदेसी। कौन? KJ उदेसी। ये ध्यान रखिएगा, KJ उदेसी ये पहली महिला जो उप गवर्नर बनी है। तो यहाँ तक आपका इतनी बातें यहाँ क्लियर हो गई होंगी। अब RBI ध्यान दीजिएगा, RBI के द्वारा क्या किया जाता है, यानी जो महंगाई है मुद्रास्फीति उसको नियंत्रित करने के लिए तरलता यानी जो पैसा रुपया है बाजार से पैसा जब ज़्यादा होता तो उसको उठाया जाता है, और जब बाजार से पैसा की कमी आ जाती है तो पैसा बाजार में डाला जाता है। इसी को कहा जाता, इसकी जो नीति होती है यही नीति कहलाती मौद्रिक नीति। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि मौद्रिक नीति कौन जारी करता, तो आंसर क्या हो जाएगा? RBI। इसी को कहा जाता मौद्रिक स्थिरता। जो आगे ऊपर लिखे थे उसका मतलब यही है कि बाजार में पैसा कितना और कब भेजा जाए और कैसे बाजार से पैसा उठाया जाए, ये RBI की नीति कहलाती है मौद्रिक नीति। और इस मौद्रिक नीति के अंतर्गत RBI 2 प्रकार के टूल का प्रयोग करती है। उनमें से एक टूल को मात्रात्मक उपाय कहा जाता है और दूसरे को क्वालिटेटिव या गुणात्मक उपाय के नाम से जाना जाता है। और मात्रात्मक में आप आओगे तो मात्रात्मक हमने कहा, गुणात्मक कहा, तो मात्रात्मक का मतलब हुआ यहाँ R, RRR, उसके बाद फिर बैंक रेट और इसी प्रकार का आपका
RRR कैश रिजर्व रेशियो, उसके बाद SLR, ये सब इसकी क्या हैं, इसके मात्रात्मक उपाय हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं। और दूसरा ध्यान दीजिएगा, क्वालिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव में जो क्रेडिट रशनिंग की जाती है, क्रेडिट की सीमा तय की जाती है, उसी को यानी क्वालिटेटिव मेजर कहा जाता। तो अब यहाँ RRR RRR को बहुत डिटेल में बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। किसी दूसरे वीडियो में आपको ये समझाएंगे कि ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता। अब ये जान लीजिए, जो कमर्शियल बैंक है, जैसे आपका SBI हुआ, PNB हुआ, ये सब जिस दर पर RBI से लोन प्राप्त करते हैं, उसी को क्या कहा जाता, उसी को बैंक रेट दे समझो, उसी को बैंक रेट। अगर ये दीर्घकालीन कर्ज प्राप्त करें तो इसको बैंक रेट कहा जाएगा, लेकिन अल्प समय के लिए अल्पकालीन कर्ज प्राप्त करें तो इसी को रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। ध्यान समझिएगा। तो जो कमर्शियल बैंक हैं जिस रेट पर RBI से कर्ज या लोन प्राप्त करते हैं अल्पकालीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उसको कहा जाता है रेपो रेट। उसी को क्या कहा जाता है, रेपो रेट। लेकिन दीर्घकालीन कर्ज जिस रेट पर प्राप्त करते हैं कमर्शियल बैंक, किससे, RBI से, उसी को बैंक रेट कहा जाता है। और रेपो रेट का उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट, जिसे क्या कहा जाता, रिवर्स रेपो रेट, जिसे RRR के नाम से जाना जाता। तो जो कमर्शियल बैंक हैं, अगर RBI के पास पैसा जमा करेंगे तो जिस रेट पर RBI उस पर क्या देती है, ब्याज देती है, उसी को क्या कहा जाता, रिवर्स रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। हमेशा रिवर्स रेपो रेट जो होता है ये डबल यानी रेपो रेट से कम होता है, ध्यान रखिएगा। अब हम जान लेते हैं कि कौन अप्रैल जो लेटेस्ट अभी है रिपोर्ट जो आई है अप्रैल 2021 की, उसमें रेपो रेट कितना था, रेपो रेट ये कितना था, 4% रेपो रेट था, रेपो रेट। और अगर RRR रिवर्स रेपो रेट की बात किया जाए तो 4 से कम ही होगा, तो ये था 3.35%। ये अब अभी तक चेंज अब ये हर 3 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू किया जाता। तो अगली जो रिव्यू होगी वो आपका इसी जुलाई में होगी, तो जब आएगा तब हम आपको वीडियो बना देंगे। अभी के लिए याद रखिए, रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, 3.35% है। और जो बैंक रेट हुआ MSF है, बैंक रेट हुआ MSF, ये है 4.25%, 4.25%। तो इतनी बातें यहाँ से ध्यान रखिएगा। RBI के द्वारा कुछ रिपोर्ट भी निकाली जाती है, यानी अर्धवार्षिक, साल में 2 बार। उनमें से एक रिपोर्ट बहुत फेमस है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एक ये ध्यान रखिएगा। दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, और तीसरी रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू, ये 3 रिपोर्ट ध्यान रखिएगा। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, और तीसरी रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू, ये दोनों अर्धवार्षिक रूप में निकाली जाती हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको पता चल गया। 25वें नंबर के कौन है, तो आपका शक्तिकांत दास हैं। इसके पहले कौन थे, तो इसके पहले उर्जित पटेल थे। उर्जित पटेल का नाम आया है, तो इन्हीं उर्जित पटेल की सिफारिश पर उर्जित पटेल की सिफारिश पर 6 सदस्यों की, हालांकि उर्जित पटेल ने 5 सदस्यों की सिफारिश की थी, लेकिन 6 सदस्यों की क्या बनी है, तो एक MPC का मतलब होता मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें एक अध्यक्ष जो इसका होता है RBI का गवर्नर होता, तथा 5 अन्य सदस्य होते हैं। इसी के द्वारा मौद्रिक नीति अब जारी की जाती, और इसका गठन जून होता है, कौन, 6, लास्ट में 6 आएगा, तो इधर आपका क्या 6 लगा लो, ये यहाँ जून लिख लो। तो ये 27 जून 2016 को MPC का, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया है।
आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। आरबीआई के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों या मुख्यालयों में कौन है? तो अभी हमने समझाया, एक कोलकाता है, एक मद्रास है, एक यहाँ बॉम्बे है और एक उत्तर भारत का कौन है? दिल्ली। तो यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा? यहाँ बॉम्बे, बाकी कोई मैच नहीं करता। तो ये आपका आरबीआई के 4 क्षेत्रीय मुख्यालयों में से कौन है? मुंबई। जीएसटी परिषद आप देखोगे, जीएसटी को पीछे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया और जीएसटी के अंतर्गत यानी कई परिवर्तन किए गए। उन्हीं में से आर्टिकल 279 कैपिटल ए और जीएसटी के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया और एक नया आर्टिकल शामिल किया गया 279A, और जिसमें जीएसटी काउंसिल का उल्लेख है। तो पूछा जाए, जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान रखिएगा। इसमें टोटल जो सदस्य होते हैं वो कितने? 33 होते हैं। कितने? 33 होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला, विजया बैंक व देना बैंक दोनों का विलय किस बैंक में किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में दोनों का विलय किया गया है। अगला, राउरकेला इस्पात कारखाना, तो आप देखोगे कि पंचवर्षीय योजनाएं जो भारत में चली उसके अंतर्गत यानी दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका जोर भारी औद्योगिकरण यानी कि रेपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीव्र औद्योगिकरण पर था और इसी के अंतर्गत भारत में कई कारखाने स्थापित किए गए, वो भी दूसरे देशों की मदद से। तो इसके लिए आप एक फार्मूला बता रहे हैं, राज कोई नाम का व्यक्ति है, राज दवा भूसो, इससे आपको 2-3 याद हो जाएंगे। तो यहाँ रा से हो गया राउरकेला, ये कहाँ है? राउरकेला ये आपका उड़ीसा में है और किसके सहयोग से बना? ये जर्मनी से। और दा से आपका दुर्गापुर, और दुर्गापुर जानते हो पश्चिम बंगाल में है। और इसको कौन? यहाँ दवा। वा से आपका हो जाएगा ब्रिटेन, यहाँ बा से ब्रिटेन हो जाएगा। और भूसो से यानी आपका भिलाई, और भिलाई किसके सहयोग से स्थापित किया गया? ये आपका सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? राउरकेला राज। तो यहाँ जा से जर्मनी, तो ये किसके सहयोग से बना? जर्मनी। बाकी यानी भी आपको बता दिए हैं। हाइड्रोजन बम, तो 2 प्रकार के बम होते, एक हाइड्रोजन बम होता है और एक आपका परमाणु बम होता है। तो जो हाइड्रोजन बम होता है वो संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। संलयन क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक बनाते हैं तो उसी को संलयन अभिक्रिया कहा जाता। और जो हाइड्रोजन बम इसी संलयन अभिक्रिया का परिणाम होता है और इसी को अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के माध्यम से बनाया जाता। तो हाइड्रोजन बम क्या होता? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता। और इसका जो योगदान है खोज करने में टेलर का काफ़ी योगदान इसमें रहा है, एडवर्ड टेलर का, तो ये ध्यान रखिएगा। परमाणु बम पूछे तो नाभिकीय विखंडन पे वो आधारित होता है। नाभिकीय विखंडन क्या होता? जब कोई भारी नाभिक टूट करके 2 या 2 से अधिक छोटे भागों में टूटता है तो उसी को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। नाभिकीय विखंडन कहा जाता, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बम। तो ये आपका अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो भारतीय संविधान आपके टॉपिक में भी है। तो ये भारतीय संविधान कठोरता तथा लचीलेपन का समन्वय है, क्योंकि भारत में संविधान को 2 तरीके से संशोधित किया जा सकता, एक सामान्य बहुमत से, एक विशेष बहुमत से। और विशेष बहुमत से संशोधित करने के लिए आपको आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। और समान बहुमत से एक 50% उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों से आप आसानी से किसी भी प्रस्ताव को पारित कर सकते हो। और इसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी विशेष बहुमत में। तो इसीलिए कहा जाता भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन दोनों का मिक्सअप है। तो ध्यान रखिएगा। संविधान की सर्वोच्चता, तो यानी अनुच्छेद 14 आप देखोगे, इसमें स्पष्ट लिखा गया कि विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण, यानी भारत में विधि से ऊपर कोई नहीं है और सबसे ऊपर कौन है? संविधान। तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया, ना कि संसद की। तो ये आपका बिल्कुल बात सही है। अगला है पूर्णतः संघात्मक संविधान है, नहीं, क्योंकि भारत में कई जगह क्या है? एकात्मक विशेषताओं को, भारत में एकात्मक संविधान की विशेषताओं को भी झुकाया यानी स्थापित किया गया। जैसे अखिल भारतीय सेवाएं हो गई, आपातकालीन प्रावधान हो गया, गवर्नर की नियुक्ति हो गई,
ये सब क्या हैं? ये सब आपकी एकात्मक विशेषताएं हैं। तो ये पूर्णतः संघात्मक संविधान नहीं, ये आपका गलत है। अगला आपका है संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता। तो दोनों में कोऑर्डिनेशन बैठाने की बात की गई। जहां अमेरिका में जाओगे तो वहां की संसद के बारे में कहा जाता कि वहां की संसद पुरुष को महिला व महिला को पुरुष बनाने के सिवाय सब कुछ कर सकती है। अर्थात ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता को अपनाया गया, जबकि अमेरिका में सर्वोच्च स्थान किसको दिया गया? न्यायपालिका, न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया गया। लेकिन भारत में संसद के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय हावी है और सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर संसद आपका हावी है। यानी दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बैठाने की कोशिश की गई, संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई। तो ये भारतीय संविधान की विशेषता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4, ये 3 वाला काट दीजिए, बाकी 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला फिर क्वेश्चन पूछ रहा कौन सही सुमेलित नहीं है। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस या इसी को 1991 में विघटन के पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। रिपब्लिक की सिस्टम में कहाँ लिया गया? ये आपकी ली गई है फ्रांस से। भारत में जो रिपब्लिक सिस्टम है ये फ्रांस से लिया गया। एकल नागरिकता है ब्रिटेन की, ये सही है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थगन सस्पेंशन हो जाता, ये जर्मनी से लिया गया। तो यहाँ गलत क्या हो जाएगा? गलत है। रिपब्लिक वाला एक कनाडा से हमने यूनियन को अपनाया है। कनाडा से हमने क्या अपनाया है? यूनियन को हमने कहाँ से अपनाया? कनाडा से। अगला मीरा सेठ कमेटी का संबंध। मीरा सेठ कमेटी का संबंध क्या है? तो इस कमेटी का गठन 1997 में हुआ था। और किसके लिए हुआ था? तो हैंडलूम इंडस्ट्री, जो हथकरघा उद्योग होता है, उसी के विकास के लिए किया गया था। तो इसका आंसर हथकरघा हो जाएगा। अगला निम्नलिखित राज्यों को उनकी स्थापना के क्रम में लगाना। गुजरात 1960 में बना है, किससे अलग होकर के? बम्बई से। नागालैंड 1963 में बना। हरियाणा 1966 में बना। मेघालय आप देखोगे तो ये आपका मेघालय 1972 में बना है। तो अब लगा लीजिए, तो आपका ऑलरेडी 1 2 3 4 ये सब पहले से लगे हुए हैं। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सुरक्षा मामलों की कमेटी, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट जो कमेटी होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसमें कौन? प्रधानमंत्री होते, ध्यान रखिएगा। कौन? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला तत्व, ये तत्व दिया 92 U 235। ध्यान दीजिएगा, जो नीचे वाला होता है इसी को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक, और इसी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या। तो जितनी परमाणु क्रमांक उतने होंगे प्रोटॉन। अब इस क्वेश्चन में प्रोटॉन पूछ रहा है तो 92 प्रोटॉन हो जाएंगे। कितने? 92। और जितने प्रोटॉन होंगे उतने होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये दोनों बराबर होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछता तब भी 92 हो जाती। ऊपर वाले को परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहा जाता। जब ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा देते हैं तब न्यूट्रॉनों की संख्या आपको प्राप्त हो जाती। अगर इसी क्वेश्चन में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछता तो हम क्या करते? 235 से 92 घटाते, और घटाने के बाद आपका जो बचता वही आपका क्या हो जाता? 143। कितना बचेगा? 5 में से 2 गया, 3 बचा। यहाँ 13 में से 9 गया, 4। और उसके बाद फिर आपका 143 जो संख्या ये बची है वही क्या हो जाती? वही आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाती। अगर न्यूट्रॉन पूछता तो न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ इतना क्लियर हो चुका होगा। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं 206। मनुष्य एक वयस्क मनुष्य है तो उसके शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया है। हाइजेनबर्ग के द्वारा अनिश्चितता का सिद्धांत दिया गया। पाउली का एक्सक्लूजन लॉ या पाउली का नियम पूछे तो उसी को अपवर्जन के सिद्धांत के नाम से पाउली के नियम को जाना जाता है। तो ये आपका पता होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा कौन सा? तो ये आपको पता है, सापेक्षता, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें कितनी अस्थियां होती? तो इसमें होती हैं 8।
हड्डियां पाई जाती हैं आपकी खोपड़ी में। अगला, हाल ही में मुकुल गोयल को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक DGP बनाया गया? तो ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के बारे में स्पेशल और जानकारी प्राप्त करना तो जो पिछले डेली क्विज के वीडियो हैं उसको देखिए, पूरा ये उत्तर प्रदेश के बारे में बताया गया। न्यू अटलांटिक चार्टर पर अमेरिकी राष्ट्रपति और किस देश के प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया? तो ये किया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने। अगला क्वेश्चन है, मलावी की राजधानी क्या है? तो मलावी जो देश है अफ्रीका कंट्री का एक देश है और इसकी राजधानी है लिलोंगवे। इसकी क्या है? लिलोंगवे इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 पूछ रहा है। ये दिया गया है मार्के लुकास रिजनेवेल्ड को, और इनकी कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया है? तो ये मार्के लुकास रिजनेवेल्ड को द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग, बुक का नाम पूछे तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग, द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग रचना यानी उपन्यास के लिए इनको दिया गया। एक होता है बुकर पुरस्कार, ये आपका कौन है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है। और एक होता है मैन बुकर पुरस्कार, तो मैन बुकर आपका पूछा जाए 2020 का, तो ये मैन बुकर पूछा जाए 2020 का, तो मैन बुकर का याद रखिएगा, ये आपको दिया गया है किसको? डगलस स्टुअर्ट को, डगलस स्टुअर्ट को। और डगलस स्टुअर्ट को किस रचना के लिए? तो ये दिया गया सगी वेन के लिए। और 2019 का जो बुकर पुरस्कार है वो दो लोगों को दिया गया था। कौन? मार्गरेट एटवुड की रचना थी द टेस्टामेंट, और दूसरा था बर्नार्डिन एवारिस्टो और उनकी बुक थी द गर्ल वुमेन अदर, 2019 का है। अगला, वैश्विक संगठन जो अंतर संसदीय संगठन के संघ के नाम से जाना जाता है, अंतर संसदीय संघ के नाम से इसे 1989 में स्थापित किया गया था, ताकि जो संसदीय व्यवस्था वाले देश हैं वो अपने आप को विकसित, संवर्धित एवं संवर्धित कर सकें। इसी को सुनिश्चित करने के लिए 1989 में इसको स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन है, ये आपका हो ही चुका 20 नंबर। 21 नंबर पे आइए, भारत कुल वैश्विक उत्पादन में लगभग कितने % की हिस्सेदारी के साथ दुनिया में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत विश्व में 25% क्या करता है? केले की हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20। भारत में पूछा जाए सबसे ज़्यादा केला उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के द्वारा केला उत्पादन किया जाता। इसके अलावा अब भारत के कुछ अन्य राज्य जान लीजिए। तमिलनाडु कसावा का भी, तमिलनाडु में एक और आपका ध्यान दीजिएगा, कसावा का उत्पादन भी सर्वाधिक रूप से तमिलनाडु में होता है। अब गेहूं का पूछा जाए तो गेहूं में यूपी है। धान का पूछा जाए तो धान का यहाँ कुल उत्पादन की बात कर रहे हैं तो धान में कौन है? पश्चिम बंगाल है। धान के उत्पादन में पश्चिम बंगाल है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आलू, गन्ना, इनमें उत्तर प्रदेश है। और उसके बाद कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक है। जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल है। धान और जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल है। उसके बाद कपास व मूंगफली, अगर कपास और मूंगफली आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो कपास और मूंगफली इन दोनों के उत्पादन में गुजरात है। कौन है? गुजरात। ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों के उत्पादन में कौन है? गुजरात है। और तंबाकू व मिर्च पूछा जाए, तंबाकू और मिर्च पूछा जाए तो इन दोनों के उत्पादन में कौन है? आंध्र प्रदेश है। तो आगे अब कंटिन्यू करते हैं। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक किसी को बोलते हैं? वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 33 वर्षों में पहली बार हुआ कि एक देश टॉप 10 में पहुंचा है और वो 8वें नंबर पे रहा। उसका नाम कौन है? ताइवान। नाम कौन है? ताइवान। अगला, मनुष्य में नर
जो क्रोमोसोमों की यहाँ बात हो रही है, मनुष्य में जो नर क्रोमोसोम में क्या मिक्सअप होता है, यक्स वाई होते हैं, जबकि महिला में यक्स यक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुष में यक्स वाई होते हैं। जिनमें पुरुष में आप देखोगे तो 22 जो पेयर होते हैं वो सेम होते हैं, और जो 23वां पेयर होता है पुरुष में वो यक्स वाई वाला होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका 46 टोटल पूछा जाए, कितने 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगला आंसर है 2019 में, अगला क्वेश्चन 2019 में लोकसभा में कुल कितनी महिला प्रत्याशी जीत हासिल की, वो थी संख्या, यानी जो आपका 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ इसमें 78 महिलाओं के द्वारा जीत दर्ज की गई है। अगला पर्यावरण का जो प्रमुख संस्थान है ये कौन है, नीरी। कौन है, नीरी। और नीरी ये ध्यान रखिएगा इन्वायरमेंट में प्रमुख रूप से यानी योगदान देने वाला संस्थान है। अगला मोडी लिपि का प्रयोग लेखों में कहाँ यानी किया गया, ये किस शासक के लेखों में किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा मोडी लिपि ये किया गया मराठा। और मराठा को समझना है तो एक वीडियो हमने मराठा पे पिछले वाले जो हैं उसमें बना दिया, तो प्लेलिस्ट आप पूरा फॉलो कर लीजिएगा। अगला ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसने किया था, वो किया था कौन, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही व्यापकगत नीति लागू की गई थी, और ये 1848 से लेकर के 1856 होगा। इसी के अंतर्गत याद रखिएगा सजस बहुजन, यानी सजस, ध्यान दीजिएगा, सजस बहुजन, ये आपका इनको मिलाया था, सतारा को, और उसके बाद जैतपुर को, फिर संभलपुर को, फिर बघाड़ को, फिर उदयपुर को, फिर झांसी को, और फिर नागपुर को ये व्यक्तिगत नीति के तहत मिलाया था। तो सबसे पहला सतारा, तो इसका आंसर डलहौजी हो जाएगा। भारत के द्वारा पहली राष्ट्रीय खनिज नीति कब घोषित की गई थी, तो पहली खनिज नीति 1993 में घोषित की गई थी। अगला पूछ रहा कि डंपा टाइगर रिजर्व है वो कहाँ स्थित है, तो वो आपका मिजोरम में है। अब यहाँ अन्य मध्य प्रदेश आया तो इसको हम अच्छे से निपटाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं। तो टाइगर स्टेट पूछा जाए तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, किसको, मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश के जो टाइगर रिजर्व हैं उसको हम निपटा लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का इधर वाला ये बेल्ट, ये हमने बना दिया। तो अब ध्यान से समझिएगा, मध्य प्रदेश का आपने पीके मूवी देखा होगा, तो पीके मूवी जो पीके होता है उसको गांधी वाले जो नोट होता है उसके बारे में जानकारी नहीं होती, जो भी पन्ना मिलता है उसको इकट्ठा करता है, उसको लगता है कि उसी से उसको खाने पीने की सामान मिल जाएगी, तो यहाँ पन्ना इकट्ठा करता है। तो यहाँ हमने कोड जो बनाया पी, ये बिल्कुल इसी आर्डर में है के, और पीके के बाद क्या करता है, पीके बस क्या इकट्ठा करता है, पन्ना, हो गए सारे, पी के बस पन्ना इकट्ठा करता, क्योंकि उसे अपने पेट की भूख मिटानी होती, उसको लगता है कि जितने भी पन्ने हैं उससे आपको खाने पीने की सामान मिल जाएगी। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, पी से आपका क्या हो जाएगा, शुरू करिए। पी से पेंच हो गया, पी से पहला वाला कौन हो गया, पेच हो गया, क्योंकि पन्ना तो ऊपर आ चुका है तो नीचे पेच होगा। और के से आपका क्या हो गया, कान्हा टाइगर रिजर्व। और पी से क्या हो गया, बांधवगढ़, कौन, बांधवगढ़। और यहाँ सा से क्या हो गया, संजय। तो कौन है, बिल्कुल इसी आर्डर में है, और इसके ऊपर है पन्ना। तो कौन, पीके बस पन्ना इकट्ठा करता, तो पेज, कान्हा, बांधवगढ़, संजय, और उसके बाद फिर पन्ना टाइगर रिजर्व। और एक इधर साइड में है, इसी का नाम है सतपुरा। इसी का नाम क्या है, इसी का नाम सतपुरा है। तो इतने यानी प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व हैं। कौन, पीके बस पन्ना इकट्ठा करता है, तो आपका क्या हो जाएगा, पेच, कान्हा, बांधवगढ़, संजय, पन्ना, सतपुरा। एक सांस में आप पूरे बता सकते हो। अब यहाँ बात आई उत्तराखंड की, उत्तराखंड को भी निपटा देते हैं। तो उत्तराखंड का ये रहा, तो ये एक यहाँ टाइगर रिजर्व है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो यहाँ वाला जो है वो राजा सबसे ऊपर बैठता, तो राजा जी टाइगर रिजर्व है। और फिर यहाँ है कालागढ़,
कौन? काला ग्रह। और इसके बाद सबसे नीचे वाला है जिम कॉर्बेट, जिसको बोलते कॉर्बेट नेशनल पार्क। और कॉर्बेट एक क्या है? एशिया और भारत का पहला टाइगर नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। इसे 1936 में स्थापित किया गया था। तब इसे किस नाम से जाना जाता था? हैली। तो 3 यहाँ हमने आपको बताया, कौन? राजाजी, काला ग्रह और आपका कॉर्बेट। राजाजी, काला ग्रह और आपका कॉर्बेट। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आया है, कौन? तो यहाँ असम आया। असम में याद रखिएगा केवल एक नामेरी। असम में आपका काजीरंगा, ये सब गैंडे, 1 सिंह गैंडे के लिए, 1 सिंह वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। तो ये उनको आपको ध्यान नहीं रखना। नामेरी जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ है? वो आपका असम में है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, यानी अपना LIC। LIC का गठन कब? 1956 में संसद के अधिनियम से होता, इसीलिए इसे स्टैट्यूटरी बॉडी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? 1956। केवल एक ऑप्शन है, 1 सितंबर 1956 में किसका गठन होता? LIC का, यानी जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। कल एक नए टेस्ट के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।